गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके पार्ट नंबर 11 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 12 की बात कर रहे हैं और हमने जो पीछे हमारा टॉपिक पढ़ा है बोर मॉडल नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उसको पढ़ने के बाद में उस बोर मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों पर चर्चा करते हैं। तो बोर मॉडल की कमियां, बोर मॉडल था वो या तो हाइड्रोजन पर लागू होता है। किस पर? हाइड्रोजन पर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? वन इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज है। या फिर वन इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज कोई भी होती है, यानी कि जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उन पर लागू होता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर नील्स बोर मॉडल काम नहीं करता। नील्स बोर का जो बोर मॉडल है वो काम नहीं करता। तो या तो हाइड्रोजन पर लागू होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर वन इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज जो होगी ना उस पर लागू होगा, अन्य पर नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे अपने इस सिद्धांत के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन के लिए दो ऊर्जा के स्तर बनाए थे और दो ऊर्जा के स्तर में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे एक रेखा के द्वारा या रेखा स्पेक्ट्रम के द्वारा शो किया जाता है। जब रेखा स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, रेखा स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया जाता है तो रेखा स्पेक्ट्रम एक सतत रेखा के रूप में आना चाहिए। वहाँ पर एक सतत रेखा के रूप में ना आकर के बहुत सारी रेखाओं में बंट जाता है या बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं। जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इसे बोला जाता है जीमान व स्टार्क इफेक्ट। इसे बोला जाता है जीमान व स्टार्क इफेक्ट। तो ये कुछ कमियां थी बोर मॉडल की, इन पर हमने चर्चा की। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करें तो एक परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इस टॉपिक में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले आइंस्टीन और मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल ने कहा था विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की तरह व्यवहार करती है और आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, वो कण की तरह और तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। उसी के आधार पर जैसे मतलब अपने बोर मॉडल की कमियों को दूर करने के बाद में दो चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। एक तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति और एक था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके बाद में ये दो सिद्धांत दिए गए। द्रव्य की द्वैत प्रकृति को डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा या डी ब्रोगली के द्वारा दी गई थी। तो इन दो चीज़ों पर बातें की गई। तो सबसे पहले हमने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में प्रकाश, विद्युत और कृष्णिका विकिरण को पढ़ा। वो क्या करते हैं? प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। उसी आधार पर हम डी ब्रोगली की बात करेंगे। 1924 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस दा ब्रोगली। उसने ये कहा कि द्रव्य भी एक द्वैत प्रकृति को शो करता है, वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। उसने
प्लांक की समीकरण व आइंस्टीन की समीकरण को मिलाते हुए द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझाया। तो हम आइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे, पहले द्रव्य की द्वैत प्रकृति या डी ब्रोगली की इक्वेशन को पढ़ते हैं। प्लांक समीकरण क्या थी हमारी, E बराबर एच न्यू, और आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन की समीकरण थी E बराबर एम सी स्क्वेयर, दोनों को मिला दिया जाए तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वेयर हो जाएगा। एच न्यू की जगह सी बटा में लैम्बडा, न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन में लैम्बडा कर सकते हैं, एम सी स्क्वेयर और सी से सी कैंसिल, तो एच अपॉन में लैम्बडा बराबर एम सी आ गया। या फिर अपने लैम्बडा बराबर क्या कर सकते हैं एच अपॉन में एम सी। सी क्या है, सी जो है वो प्रकाश का वेग है, क्या है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग c के स्थान पर अपने किसी भी कण के वेग को v से शो करते हैं, तो लैम्बडा बराबर एच एम वी, ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में। तो डी ब्रोगली ने ये चीज़ें बताई थी। m जो था वो तो था फोटोन का द्रव्यमान, m था वो फोटोन का द्रव्यमान था। h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, और v होता है कण का वेग, कण का वेग किसी भी कण के बारे में लें। तो इसी प्रकार द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई होता है वो संवेग के बराबर होता है। तो संवेग को p से डिनोट किया जाता है, ये m इंटू वी के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन में मान रख सकते हैं, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन में p हो जाएगा, p प्लैंक कांस्टेंट है तो ये 1/p। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैम्बडा या वेवलेंथ जो होती है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है इस नियम के अनुसार। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गतिशील द्रव्य कण का तरंगदैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था द्रव्य की द्वैत प्रकृति या डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली का सिद्धांत। उसने प्लांक की इक्वेशन और आइंस्टीन की इक्वेशन ली, दोनों को मिला दिया, इसके बराबर आ गया, c से c कैंसिल हो गया, h अपॉन में लैम्बडा बराबर एम सी, और लैम्बडा बराबर h अपॉन में एम सी, लैम्बडा बराबर h अपॉन में v। c प्रकाश का वेग होता है, उसकी जगह किसी कण का वेग ले ले तो वेलोसिटी v से शो किया जाता है। संवेग p जो होता है m इंटू वी के बराबर होता है, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन में p, लैम्बडा जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये थी डी ब्रोगली का सिद्धांत या डी ब्रोगली की इक्वेशन जो पदार्थ की द्वैत प्रकृति को बताती है। डी ब्रोगली की जो इक्वेशन या डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से संबंधित है। फिर उसके बाद में आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, दूसरा आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत, इसलिए इसका नाम हो गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपने किसी भी कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते, या किसी भी कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो h/4 के या तो इक्वल होता है या फिर उससे अधिक होता है। जैसे हम ले लें डेल्टा x डेल्टा p h/4, ये मान है या तो h/4 के बराबर होगा या फिर ये मान h/4 से अधिक होगा। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को शो करता है। डेल्टा x जो होता है वो शो करता है किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता। और डेल्टा p जो होता है वो संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता को शो करता है। संवेग डेल्टा p जो होता है वो m इंटू में डेल्टा v के बराबर होता है, तो यहाँ रख सकते हैं डेल्टा x और m इंटू में डेल्टा v h/4 के बराबर ले सकते हैं। अगर हमें डेल्टा x निकालनी है तो h/4 m इंटू में v ये कर सकते हैं। इस स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात हो जाएगी। अगर डेल्टा v वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है तो h/4 m इंटू में डेल्टा x ये ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर किसी भी कण का या तो द्रव्यमान दिया होगा m का मान, या फिर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले सकते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू निश्चित होती है। h क्या है? एक प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक स्थिरांक, जिसका मान फिक्स होता है 6.26 इंटू में 10⁻31 -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक साथ किसी भी कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखें करके, तो क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। यहां लिख लेते हैं यदि संवेग में अनिश्चितता एक इंटू में 10⁻² ग्राम पर सेकंड हो तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? तो यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता दे रखी है, मतलब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है संवेग का मान और h प्लैंक कांस्टेंट होता है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? डेल्टा x डेल्टा p बराबर h/4 ले सकते हैं। हमें डेल्टा x निकालना है तो h/4 इंटू में डेल्टा p
और हमें स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करनी है और संवेग में अनिश्चितता दे रखी है। डेल्टा पी बराबर 1 × में 10⁻² ग्राम पर सेकंड इतनी दे रखी है। हमें क्या करना है, ग्राम पर सेकंड दे रखी है और हमें इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है अभी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको ग्राम मीटर पर सेकंड में बदलना है हमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 × में 10⁻² की जगह 7 आ जाएगा और किलोग्राम आ जाएगा और मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ग्राम को किलोग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से, मतलब इस संख्या को क्या करोगे, एक तो 1000 से और 100 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 5 अगर 10 की पावर ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर -7 लिख सकते हैं अपने। और h का मान 6.2626 × में 10⁻34 जूल सेकंड होता ही है और कुछ देखना ही नहीं हमें। तो डेल्टा x का मान निकालना है 6.626 × में 10⁻34, नीचे 4 × में y का मान 3.14 होता है और इसकी जगह 1 × में 10⁻7 कर देंगे। ये कर दिया। अब देखिए 10⁻7 अब ऊपर जाएगी यहाँ पर तो क्या बन जाएगी, +7 बन जाएगी, ठीक है। 14 में से 7 गए 27 तो ये आ जाएगा 6.626 × में 10⁻27 और बटा में 4 × में 3.14। अब मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर सकते हो, अभी कर रहे हैं अपने कैलकुलेटर से कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आप। तो देखिए अभी कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। अब देखिए 4 × में 3.14 तो ये आ गया 6.626 × में 10⁻27 और यहाँ आ गया 12.56। अब 12.56 से इसको डिवाइड करेंगे अपने तो 6.626 डिवाइडेड 12.56 आ जाएगा 0.527 × में 10⁻27। ये आ गई स्थिति में अनिश्चितता 0.527 × में 10⁻27 और मीटर। स्थिति में अनिश्चितता अगर ज्ञात करेंगे तो मीटर से कन्वर्ट करेंगे उसको तो मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये 2 परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल थे। एक तो था हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, एक था डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली हमें बताता है कि कोई भी जो द्रव्य की जो प्रकृति होती है वो ड्यूल नेचर की होती है, यानी वो कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। और जो हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हम एक साथ किसी भी कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये था हमारा हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आपके लिए क्वेश्चन डालूं क्या? एक क्वेश्चन डाल देती हूँ, वो आप घर पे करके देखना। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है वो, जो रेफरेंस बुक है आपके पास। एक सूक्ष्मदर्शी फोटोन का उपयोग, एक सूक्ष्मदर्शी फोटोन का उपयोग, सूक्ष्मदर्शी फोटोन का उपयोग
उपयोग करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग दूरी के अंतर्गत दूरी किस में ली जाती है? निश्चिता के लिए ली जाती है। दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने का प्रयास किया या इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो ये कर लेना। अब डेल्टा V होता है H अपोन में 4 पाई m इंटू में डेल्टा x, और डेल्टा x का मान दे रखा है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 1 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, -10 मीटर हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की है तो m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का लेना है 9.1 इंटू में 10⁻31, और डेल्टा x का माना गया, m का माना गया, पाई का मान 3.14 होता ही है, और h का मान 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड ये रख सकते हो। तो आप वेग में अनिश्चितता याद कर सकते हो। तो कर लेना, बस कैलकुलेशन ही करनी बाकी है। तो आज की हमारी क्लास तो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।